नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 के 25 जुलाई के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और 25 जुलाई के पहले शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और जिस भाई ने मुझे ये सारे प्रश्न भेजे उनको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उनकी एक मदद से दोस्तों आप लोग को मदद हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट को मदद हो जाती है। एनालिसिस देखने से पता चलता है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो पहला सवाल पूछा गया दोस्तों कि अफ़गानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। तो दोस्तों काबुल जो है दोस्तों अफ़गानिस्तान का राजधानी है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर दोस्तों सितार वाद्य से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितार, याद रखेंगे। और यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल 112 का संबंध किससे है। तो दोस्तों आर्टिकल जो 112 है उसका संबंध है भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो ये सारे बात अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि हॉकी खेल में कितने प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों हॉकी खेल के लिए 11-11 प्लेयर यानी 2 टीम होती हैं, जिनमें 11-11 की संख्या में प्लेयर मौजूद होते हैं। इसमें दोनों दल के 10 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, जबकि एक गोल रक्षक के तौर पर तैनात होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों टीम के पास एक एक गोलरक्षक होते हैं और 10-10 प्लेयर खेलने वाले होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस खेल में मेडल नहीं जीता। तो दोस्तों अब तक ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि टोक्यो में किस खेल से भारत ने मेडल जीता, जैसे भाला फेंक से नीरज चोपड़ा जीते थे। और पूछा गया था कि टोक्यो में जो टोक्यो गेम हुआ था उसमें कौन सा खेल शामिल नहीं हुआ था। तो क्रिकेट था, वुशु नाम का एक गेम है वो नहीं शामिल हुआ था। अब पूछा गया है दोस्तों कि किस खेल में मेडल भारत ने नहीं जीता। आपको 4 ऑप्शन है, ऐसे तो बहुत सारे खेल थे जिसमें भारत ने मेडल नहीं जीता, लेकिन ऑप्शन आप लोग का था महिला हॉकी टीम, तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी रचना है। तो दोस्तों प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया अनफिनिश्ड पुस्तक है और आपके ऑप्शन में यही था और यही आपका सही उत्तर भी है। अगला सवाल आपसे पूछा गया सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा सल्फर का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 16 होता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। आइए इस ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न रिपीट प्रश्न आप लोग को पता है, अगर आप लोग एनालिसिस लगातार कर रहे हैं, और अब तक 40 से 42 वीडियो एनालिसिस का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और कम्युनिटी पे मैंने उसको पोस्ट भी कर रखा है, तो आप लोग को देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ब्रह्म समाज का भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। और इसके प्रवर्तक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक भी थे। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित कर दिया था। तो याद रखिएगा 1828 को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इस साल ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। अगला सवाल पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त वंश यानी गुप्त वंश का एक शक्तिशाली राजा था जो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत ही लिया था। वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा और इतिहासकार V.A. स्मिथ का कहना है कि वे भारत का नेपोलियन हैं। किसने बोला? V.A. स्मिथ। ये प्रश्न भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किसने बोला था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। तो V.A. स्मिथ जो कि एक इतिहासकार थे, काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इनके द्वारा ऐसा बोला गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है और ये आपका सही उत्तर भी था।
तो नुआखाई त्यौहार उड़ीसा। अगला सवाल आपसे पूछा गया, सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो दोस्तों सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, लोधी वंश आया था सैयद वंश के बाद। अगला सवाल पूछा गया, अनुच्छेद 51 के ए किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ शायद 51 पूछा था या 51 का ए पूछा था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि 51 के ए में दोस्तों बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, जैसे संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा एक नागरिक कर्तव्य है, ऐसा 51 के ए में बताया गया है। जबकि 51 में शिक्षा से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न क्या था रियल में। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 शिखर की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में देश में पहली बार G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इंडोनेशिया 1 दिसंबर 2021 को G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 2021 की बात है और भारत करने वाला इस बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो ये था हमारा 25 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न। जितने अवेलेबल प्रश्न रहते हैं दोस्तों मैं उतना ही प्रश्न कराता हूँ। और याद रखेंगे कि 23 जुलाई और 24 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने एनालिसिस कराया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग ऐसे एनालिसिस से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम का समय है। आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें, जो एग्ज़ाम होता है उसका ही एनालिसिस करें, क्योंकि उससे ही कुछ फ़ायदा मिल सकता है। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगा के।